नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PYQ वाला में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी मेंस 2025 के जनरल स्टडीज पेपर 4 जो कि एथिक्स से संबंधित होता है के पेपर में पूछी गई सभी 6 केस स्टडीज को। तो आइए सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी की तरफ, जहां पर हमें सारी केस स्टडीज देखने को मिलेगी। यह है प्रश्न पत्र का सेक्शन बी। तो हम एक-एक करके सारी केस स्टडी देख लेते हैं कि आज के एग्जाम में कौन सी केस स्टडी पूछी गई है। तो पहली केस स्टडी है, विजय पिछले 2 वर्षों से देश के पहाड़ी उत्तरी राज्य के सुदूर जिले के डिप्टी कमिश्नर थे। अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई और उसके बाद उक्त जिले के ऊपरी इलाकों में बादल फट गए। पूरे राज्य में विशेषकर प्रभावित जिले में बहुत भारी क्षति हुई। पूरा सड़क नेटवर्क और दूर संचार बाधित हो गया। इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गईं। लोगों के घर नष्ट हो गए और वे खुले में रहने को मजबूर हो गए। 200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 5000 लोग बुरी तरह घायल हो गए। विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हो गया और बचाव तथा राहत अभियान शुरू हो गया। बेघर और घायल लोगों को आश्रय एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर तथा अस्पताल स्थापित किए गए। दूर दराज के इलाकों से बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की गईं। विजय को अपने गृह नगर केरल से संदेश मिला कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं। 2 दिन बाद विजय को दुर्भाग्यपूर्ण संदेश मिला कि उनकी मां की मृत्यु हो गई है। विजय का एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार ना था। उनकी बड़ी बहन अमेरिकी नागरिक थी और पिछले कई वर्षों से वहीं रह रही थी। इस बीच 5 दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू हुई भारी बारिश के कारण प्रभावित जिले में स्थिति और खराब हो गई। वहीं उनके मोबाइल पर अपने गृह नगर से मां का अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचने के लगातार संदेश आ रहे थे। तो ये केस स्टडी है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए, विजय के पास कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। बी, विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। सी, विजय द्वारा पहचाने गए प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन और परीक्षण कीजिए। डी, आपके अनुसार विजय के लिए कौन सा विकल्प अपनाना सबसे उपयुक्त होगा और क्यों। दूसरी केस स्टडी देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वन भूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्वपूर्ण जैव वैविध्य से परिपूर्ण है। इसके अलावा ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने और वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करने, मृत्तिका की उर्वरता बढ़ाने, भूमि मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं। पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा। पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार बार होने वाले मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण ये वन क्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। अंत में वन क्षेत्रों को साफ करने से इन इलाकों को कथित तौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था में सुधार होगा। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियां क्या हैं। तीसरा प्रश्न पूछा है, पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं। थर्ड केस स्टडी देख लेते हैं। सुभाष राज्य सरकार में लोक निर्माण विभाग के सचिव हैं। वह एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो अपनी योग्यता, निष्ठा और काम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें लोक निर्माण विभाग और कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रभारी मंत्री का भरोसा और विश्वास प्राप्त है। अपनी जॉब प्रोफाइल के अलावा वह राज्य में नीति निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वह योजना, डिजाइनिंग और निर्माण आदि से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की देखरेख करते हैं। सुभाष के मंत्री राज्य के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं और उनके कार्यकाल के दौरान शहरी बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क नेटवर्क में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है।
वह निकट भविष्य में महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण परियोजना शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। सुभाष मंत्री के साथ नियमित संपर्क में हैं और सड़क निर्माण परियोजना के विभिन्न तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं। मंत्री द्वारा परियोजना की औपचारिक सार्वजनिक घोषणा करने से पहले उनके द्वारा मंत्री के समक्ष नियमित बैठकें, चर्चाएं और प्रस्तुतियां की जाती हैं। सुभाष का इकलौता बेटा विकास रियल एस्टेट बिजनेस में है। उनके बेटे को अपने सूत्रों से पता चलता है कि एक मेगा रोड परियोजना अंतिम चरण पर है और इस संबंध में किसी भी समय घोषणा होने की उम्मीद है। वह अपने पिता से आगामी प्रोजेक्ट का सटीक स्थान जानने के लिए बहुत उत्सुक है। उसे पता है कि आसपास की जमीन की कीमतों में भारी उछाल आएगा। इस स्तर पर सस्ती कीमतों पर जमीन खरीदने से उसे भरपूर लाभ मिलेगा। वह प्रस्तावित परियोजना का स्थान दिखाने के लिए दिन रात अपने पिता से विनती कर रहा है। उसने उन्हें आश्वस्त किया कि वह इस मामले को सीधे संभालेगा, क्योंकि इससे कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। यह इसलिए है कि वह स्वाभाविक रूप से अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में जमीन खरीदता रहता है और अपने बेटे की लगातार मिन्नतों के कारण वह दबाव महसूस करते हैं। इस मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा उपर्युक्त परियोजना में अतिरिक्त और अनुचित रूप से संबंधित है। उनके भतीजे की भी बड़ी आधारभूत संरचना वाली परियोजना कंपनी थी। दरअसल मंत्री ने अपने भतीजे का भी उनसे परिचय कराया है और उन्हें आगामी प्रोजेक्ट में भतीजे के व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का संकेत भी दिया है। मंत्री ने उन्हें इस मामले में तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि मेगा रोड परियोजना की शीघ्र घोषणा और कार्यान्वयन से अपनी पार्टी और सार्वजनिक जीवन में उनकी स्थिति मजबूत होगी। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सुभाष भावी कार्रवाई को लेकर असमंजस में हैं। पहला क्वेश्चन, उक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, उपर्युक्त स्थिति में सुभाष के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, उपर्युक्त में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा और क्यों। हमारी अगली केस स्टडी है। राजेश अपनी 9 साल की सेवा के साथ ग्रुप ए अधिकारी हैं। वह एक सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह कार्यालय के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और समन्वय हेतु जिम्मेदार हैं। वह कार्यालय की आपूर्ति, उपकरण आदि का प्रबंधन भी करते हैं। राजेश अब काफी वरिष्ठ हो गए हैं और अगले 1 या 2 वर्षों में जेएजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में उनकी पदोन्नति की उम्मीद है। वह जानते हैं कि पदोन्नति डीपीसी विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अधिकारी की पिछले कुछ वर्षों लगभग 5 वर्ष की एसीआर निष्पादन मूल्यांकन की जांच के आधार पर होती है तथा एसीआर में अपेक्षित ग्रेडिंग के अभाव वाले अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है। पदोन्नति खोने के परिणाम स्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है तथा कैरियर की प्रगति में बाधा आ सकती है। यद्यपि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी वह अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन के बारे में अनिश्चित हैं। अब वह अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें शानदार रिपोर्ट मिले। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से अपने तात्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते रहते हैं, जो उनकी एसीआर लिखने वाले रिपोर्टिंग अधिकारी हैं। एक दिन उन्होंने राजेश को बुलाया और कहा कि एक विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर कंप्यूटर से संबंधित स्टेशनरी खरीदें। राजेश अपने कार्यालय को इन वस्तुओं को खरीद के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हैं। उसी दिन संबंधित सहायक उसी विक्रेता के सभी स्टेशनरी सामग्री सम्मिलित करते हुए 35 लाख रुपए का अनुमान पत्र लाता है। यह देखा गया कि उस संगठन में लागू जीएफआर सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यालय मदों के लिए 30 लाख रुपए से अधिक के व्यय के लिए अगले उच्च पदाधिकारी, वर्तमान मामले में बॉस, की मंजूरी की आवश्यकता होती है। राजेश को पता है कि उनके वरिष्ठ अधिकारी यह उम्मीद करेंगे कि यह सारी खरीदारी उनके स्तर पर हो और वे अपनी ओर से इस तरह की पहल की कमी को पसंद नहीं करेंगे। कार्यालय के साथ विचार विमर्श के दौरान उन्हें पता चला कि उच्च पदाधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने से बचने के लिए व्यय को विभाजित करने की सामान्य प्रथा, जहां बड़े ऑर्डर को छोटे ऑर्डर की एक श्रृंखला में विभाजित किया जाता है, का प्रचलन है। यह प्रथा नियमों के विरुद्ध है और लेखा परीक्षा के प्रतिकूल संज्ञान में आ सकती है। राजेश परेशान हैं, वह इस मामले में कोई निर्णय लेने में अनिश्चित हैं। पहला क्वेश्चन, उपरोक्त स्थिति में राजेश के लिए क्या विकल्प उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या हैं। क्वेश्चन नंबर सी, राजेश के लिए कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों। नेक्स्ट केस स्टडी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम MGNREGA को पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना NREGA के रूप में जाना जाता था।
यह एक भारतीय समाज कल्याण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य संविधान में दिए गए काम करने के अधिकार के प्रावधानों को पूरा करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण रोजगार क्षेत्र के अंतर्गत 2006 में मनरेगा शुरू किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देना है, जो प्रति परिवार अधिकतम प्रतिवर्ष 100 दिनों की सीमा के अधीन अकुशल शारीरिक श्रम कार्य के लिए तैयार हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने का अधिकार है। जॉब कार्ड पंजीकृत को जारी किया जाता है। जॉब कार्ड धारक रोजगार की तलाश कर सकता है। राज्य सरकार परिवारों को प्रतिपूरक दैनिक बेरोजगारी भत्ते के रूप में पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% और वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान करेगी। विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा कार्य कराया गया। आपको एक जिले का प्रभावी प्रशासक नियुक्त किया गया है। आपको विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा किए जा रहे मनरेगा कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको सभी मनरेगा कार्यों की तकनीकी मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है। आपके अधिकार क्षेत्र में एक पंचायत में आपने देखा कि आपके पूर्ववर्ती ने कार्यक्रम का निम्न प्रकार से कुप्रबंधन किया है। पहला, वास्तविक नौकरी चाहने वाले को धन वितरित नहीं किया गया है। दूसरा, मजदूरों की मास्टर रोल का ठीक से रखरखाव नहीं किया गया है। तीसरा, किए गए कार्य और किए गए भुगतान के बीच बेमेल है। चौथा, फर्जी व्यक्तियों को भुगतान किया गया है। पांचवा, व्यक्ति की आवश्यकता को देखे बिना जॉब कार्ड दिए गए हैं। छठवां, निधियों का कुप्रबंधन तथा निधियों की कुछ हद तक हेराफेरी हुई है। सातवां, ऐसे स्वीकृत कार्य जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, उपरोक्त स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा आप इस क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम के समुचित संचालन को कैसे बहाल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या कार्रवाई शुरू करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, आप उपरोक्त स्थिति से कैसे निपटेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन और आखिरी केस स्टडी है। अशोक पूर्वोत्तर राज्य के एक सीमावर्ती जिले के मंडल आयुक्त हैं। कुछ वर्ष पहले सेना ने निर्वाचित नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ पड़ोसी देश पर कब्जा कर लिया था। देश में विशेष रूप से पिछले 2 वर्षों से गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। हालांकि विद्रोही समूहों द्वारा अपनी सीमा के पास कुछ आबादी वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के कारण आंतरिक स्थिति और बिगड़ गई है। सैन्य और विद्रोही समूहों के बीच तीव्र संघर्ष के कारण हाल के दिनों में नागरिक हताहतों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। इसी बीच अशोक को एक रात में सीमा चौकी पर तैनात पुलिस को सूचना मिली कि लगभग 200 से 250 लोग, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे हैं, सीमा पार करके हमारी सीमा की ओर आने की कोशिश कर रहे थे। इस समूह में सैन्य वर्दीधारी हथियारों के साथ लगभग 10 सैनिक शामिल हैं जो सीमा पार करना चाहते हैं। महिलाएं और बच्चे रो रहे हैं और मदद की भीख मांग रहे हैं। उनमें से कुछ घायल हैं और बहुत ज्यादा खून बह रहा है। उन्हें तुरंत चिकित्सा की जरूरत है। अशोक ने राज्य के गृह सचिव से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम के कारण, खराब कनेक्टिविटी के कारण ऐसा करने में असफल रहे। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, इस स्थिति से निपटने के लिए अशोक के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं। दूसरा क्वेश्चन, अशोक को किन नैतिक और कानूनी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, आपके विचार से अशोक के लिए कौन सा विकल्प अपनाना अधिक उपयुक्त होगा और क्यों। चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में वर्दीधारी सैनिकों के साथ व्यवहार करते समय सीमा सुरक्षा पुलिस द्वारा क्या अतिरिक्त एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज 24 अगस्त 2025 को संपन्न हुए यूपीएससी मेंस 2025 के पेपर 4 के सभी केस स्टडीज को देखा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष के पेपर में कठिनता का स्तर क्या रहा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।